हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का, विच इज मियोसिस एंड माइटोसिस। दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि सेल क्या है, सेल साइकिल क्या है। किसी भी सेल का रेप्लिकेशन होना उसके डीएनए का और एक न्यू फॉर्मिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करना और ग्रोथ होना टिल डेथ, ये सब किस में आता है? सेल साइकिल में ही काउंट होता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज द सेल डिवीजन। डिवीजन क्या है? डिवीजन का मतलब है डिवाइड होना, अनदर पार्ट्स में या फिर अनदर क्रोमैटिड्स में, न्यूक्लियस में डिवाइड होना, किसी भी पार्ट का एक सेल का न्यू सेल का फॉर्म करना, एक कैटेगरी किसमें आती है? सेल डिवीजन का। और ये सेल डिवीजन दो टाइप्स का होता है। पहला होता है मियोसिस एंड फिर माइटोसिस, राइट। माइटोसिस एंड मेयोसिस दो टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज की गई है। सबसे पहले इनका बेसिक डिफरेंस आप देखिए। माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है? इन दोनों में एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मेजर भी है। माइनर भी कह सकते हैं। माइनर क्या है कि इजिली याद हो सकता है, हो जाता है। सेकंड मेजर इसलिए है बिकॉज ऑफ दैट कोई भी सेल का डिवीजन इसी पे डिपेंड करता है, इसी से ही ड्राइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्किन सेल अगर मैं ले लूं या फिर कोई भी हमारी बॉडी का, मान के चलिए मैं किडनी सेल ले लेता हूं, ठीक है। तो किडनी सेल से क्या बनते हैं? किडनी सेल से बनते हैं ना, किडनी सेल से हार्ट सेल नहीं बनेंगे। तो मीन्स क्या है कि वहां पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस हो रही है, एक स्पेसिफिक सेल डिवीजन हो रहा है किडनी सेल्स का, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल या सिमिलर टाइप ऑफ किडनी सेल्स को डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे लिवर ऑर्गन में भी सिमिलर सेल्स, यानी स्किन के सेल हो, हार्ट के सेल्स हो, राइट, हमारे लंग्स के हो या हमारे फर्दर आर्टरीज के हो, वेन्स के हो, जो भी सेल डेवलपमेंट है वो क्या होता है? सिमिलर टू सिमिलर ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह एक सेल फॉर्म हो रहा है, दूसरी जगह दूसरी तरह का सेल्स फॉर्म होंगे। नो, एक ही ऑर्गन में ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर टू सिमिलर यानी बिल्कुल जैसे एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होगा तो ये बिल्कुल सिमिलर सेल के होंगे, आगे भी जो ये डिवाइड होगा, शेप, साइज, शेम सब कुछ सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर कैटेगरी किस में आती है? माइटोसिस में आती है। किस में कैटेगरी में आती है? माइटोसिस में आती है। सिमिलर का मतलब क्या है? ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर रहेंगे इसमें भी, इन दोनों डॉटर सेल्स में भी। जो ये डॉटर सेल्स हैं, इसमें क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे, चेंज नहीं हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूं तो ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? दैट इज 46। कितने होते हैं? 46। और पेयर कितने होते हैं? नंबर ऑफ पेयर, पेयर का मतलब बच्चा दो दो मिलते हैं, राइट, दैट इज 23। अब यहां पर क्या है? 23 पेयर्स हैं। तो सिमिलर है कि इन दोनों डॉटर सेल में भी, यहां पर भी 23 पेयर्स होंगे, ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर भी 23 पेयर्स ही होंगे। सिमिलरली कोई भी एग्जांपल ले लीजिए,
मैन का ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स का ले लीजिए, एनिमल्स का ले लीजिए, मॉन्क के लिए 24 है, 52 है, जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही उनके डॉटर सेल्स में होंगे। डॉटर सेल्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो मेन सेल है जहां से डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं मदर सेल। जो डिवाइड कर रहा है खुद को, एक ऐसा सेल जो कैपेबल है खुद को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इस सेल को, यानी जब ये कैपेबल है इस सेल को क्या कहेंगे हम, मदर सेल। ठीक है, और जो इनसे न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनके ऑफ स्प्रिंग, इनके अगर मैं कहूं कि इनके बच्चे, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम, डॉटर सेल्स कहेंगे। तो उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। इसका अपोज मियोसिस प्रोसेस में क्या रहता है, मियोसिस प्रोसेस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 46, अगर मैं यहां पर बात करूं 46 ही क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो 23 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर तो क्या था, 46 क्रोमोसोम्स पूरे थे, ये 23 पेयर्स की बात कर रहा हूं, समझ लो। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, उस केस में क्या है कि 23 डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइडेड इनटू हाफ ऑफ n नंबर ऑफ सेल्स। सिमिलर अगर मैं यही एग्जांपल उठा लूं, ये एक सेल है, अब यही डिवाइड हुआ तो ये 23 पेयर्स नहीं होंगे, ये 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइड, इसका मेन डिफरेंस यही है कि वो हाफ में डिवाइड कर देता है। अब इसको हाफ में डिवाइड करने की भी एक बड़ी लंबी प्रोसेस है, जिसको मैं फर्दर जब मैं मियोसिस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में। आज इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। किसको डिस्कस करेंगे, माइटोसिस को। तो आइए माइटोसिस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अभी हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सेल डिवीजन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दैट सेल का जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ये सेल डिवीजन का ही है, और इस सेल डिवीजन से ही फर्दर आप अपना कैरियर एनहांस कर सकते हैं। वो कैसे, बिकॉज ऑफ दैट इस सेल डिवीजन में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोसिस। क्या डिस्कस कर रहे हैं, माइटोसिस। देखिए, माइटोसिस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूं कि जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद उस स्टेप से मैं आपको वो चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखिए, इसके लिए आपको कुछ एक चीजें आपको याद करनी होंगी। सबसे पहले आपको याद करना होगा G0 या G0, ठीक है, G1 S, G2 M फेज। जो माइटोसिस प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है दैट इज इंटरफेस। क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस के अंडर ये सब टाइप्स आते हैं यहां तक, G2 तक। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज एम फेज। एम फेज क्या है, माइटोसिस फेज है। ये ही इंपॉर्टेंट फेज है जहां पर एक्चुअल में डिवीजन होता है। ठीक है, अब
सेल में हमने दो तीन चीजें और पढ़ी थी जब मैंने आपको सेल आपको बताया था। एक पढ़ा था हमने सेंट्रियोल और दूसरा पढ़ा था हमने न्यूक्लियस। अब सेंट्रियोल और न्यूक्लियस क्या है, आपको जहां जिसने सेल की आप वीडियो नहीं देखी है वो सेल की वीडियो जाके देख सकता है, और वहां पर मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ठीक है। जो बेसिक है एक अलग है, उसके न्यूक्लियस के ही फर्दर अंदर पाया जाता है, बिल्कुल साथ में, जहां पर न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल साथ में पाया जाता है। मान के चलो ये सेल है, सेल के अंदर ये आप थोड़ा सेल में बड़ा बना देता हूं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल यहां पर इस पार्ट में एक ना थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सेंट्रियोल, ठीक है, और न्यूक्लियस यहां पर लिटिल सर्कुलर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम यहां पर हमें मेन डिवीजन के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस है क्या? इंटरफेस का मतलब देखिए, कभी भी हमें कोई अगर भारी काम करना हो, कुछ भी अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहले ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ी अपनी खा पी लिया जाए, एनर्जी ले ली जाए, जूस पी लो, खाना खा लो, उसके बाद थोड़ा आराम करके जब वो हल्का सा डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम काम को करें। तब क्या होता है, हम फुली एनर्जी से काम कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं सभी, तो आपको पढ़ाई करनी हो तो हम क्या करते हैं कि जो रेगुलर पढ़ाई करने का जो बेस्ट तरीका है, रात को अच्छी आप एक नींद लीजिए, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठिए, ठीक है, फ्रेश होकर अपना नहा धो के आप फिर पढ़ने बैठिए, तो फुली एनर्जी से आप वहां पर आप अपना 100% देने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स मीन 90 to 80% तक आप पहुंच जाएंगे, राइट। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब कोई सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने से पहले भी उसको कुछ आराम की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है। आप सोचेंगे सेल को क्यों आराम की जरूरत है? बिकॉज ऑफ दैट सेल भी प्रॉपर अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, उसको डिवाइड होने के लिए कैपेबिलिटी की जरूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर न्यूबॉर्न कोई बच्चा हो, ठीक है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, हम उसको ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि पैदा होते ही जाओ आप स्कूल चले जाओ पढ़ने के लिए, नहीं, उसको टाइम देते हैं, टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए, सोसाइटी का एनवायरनमेंट को समझने के लिए, फैमिलीज, उनके पेरेंट्स, माँ बाप, आसपास के जो फ्रेंड सर्कल या जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो सिखाते हैं बच्चे को, ऐसे ऐसे ये XYZ छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं। इसी तरह से एक सेल को भी आसपास का जो सराउंडिंग्स है उससे न्यूट्रिएंट्स और उसकी सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है, उसके बाद ही वो ग्रो करने के लायक होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रो करते ही नहीं है। ग्रो करते ही नहीं मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे नहीं, ग्रो करने का मतलब है कि उसकी एक लिमिटेड ग्रोथ होगी, बस उसके बाद वो बढ़ेंगे नहीं। जैसे हमारी जो स्किन सेल्स है, अब मान के चलिए ये स्किन पार्ट है, अगर बाई चांस हमें कट लग जाता है किसी भी तेज, हमें ब्लेड से कुछ काम करते हो या फिर वैसे भी कहीं चोट लग जाए तो पट्टी कर देते हैं, एक 1 वीक बाद, 10 डेज बाद और 20 डेज बाद आप देखते हैं कि ये सब ये ठीक हो रहा है। ठीक हो रहे का मतलब क्या है, वहां पर न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बट नर्व सेल्स में, ब्रेन के केस में ऐसा नहीं है। जो नर्व सेल है एक लिमिट ग्रोथ है, एक लिमिटेड, बिल्कुल फिक्स्ड, ठीक है, वे उससे ज्यादा वो जाएंगे नहीं, भी ना ऊपर जाएंगे वो, ना नीचे जाएंगे, उसी पार्ट में रहेंगे। उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस केस को क्या कहते हैं, G0 या G0 फेस हम कहते हैं, ठीक है। तो इन सेल को हम इस एक स्पेशल एक नाम भी दिया गया है, दैट इज द, सॉरी एक बार थोड़ा इसको इरेज करके मैं लिख देता हूं,
क्या नाम दिया गया है? क्यूसेंट्स। क्यूसेंट डिवीजन एक तरह का कह सकते हैं कि ऐसे सेल जो जी नोड फेज में है, ठीक है, जो मतलब एक ना ही वो डाउन जाएंगे ना ही वो अप जाएंगे, राइट। तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं हम? क्यूसेंट सेल्स भी कहते हैं, क्यूसेंट सेल डिवीजन भी इस बात को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द G1 फेज। G1 फेज का मतलब क्या है? दैट इज गैप 1। गैप 1 क्या है? कोई एक न्यू सेल फॉर्म हुआ, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी छोटे से एग्जांपल से बताया कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको पैदा होते ही ऐसा तो नहीं कहते जाओ बेटा स्कूल जाओ, नहीं कहते ना। तो इसी तरह से जो G1 फेज है वो एक बहुत ही लिमिटेड फेज है। लिमिटेड फेज का मतलब क्या है? आरामदायक, भी आराम से भी वो तैयार हो रहा है, ठीक है, देख रहा है आसपास क्या है। जब बच्चा एकदम पैदा होता है देखता है ना, अभी आसपास हाथ पैर मारता है, उसके बाद ही तो वो बेबी मदर मिल्क फीड करता है, ठीक है। तो सिमिलरली उसको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है जैसे बच्चे को। इसी तरह से जो न्यू फॉर्मिंग सेल है, न्यू जो ऑफस्प्रिंग सेल्स हैं अगर मैं कहूं, या डॉटर सेल्स हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ताकि वो डेवलप हो सके, ठीक है, किस में? एक न्यू एनवायरनमेंट में, और अपने आप को सिंथेसाइज कर सके। तो दैट इज द एक आरामदायक फेज, जिसे हम क्या कहते हैं? G1 फेज, ठीक है। उसके बाद बात आती है एस फेज की। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब क्या है कि यस, अब सेल रेडी हो गया है इनिशिएट करने के लिए अपने जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही हो जाएगा। ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा है, तो ये क्या है कि बाइंडेड फॉर्म में अवेलेबल है। बाइंडेड का मतलब एक दूसरे से गुदा हुआ है, अनबाइंडेड का मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल अगर तो मैं बिल्कुल अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखता हूं तब तो मुझे दिख रहा है कि वो जेनेटिक मटेरियल है, अदरवाइज तो मेरे को छोटा सा लिक्विड ही दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यस, लेकिन जेनेटिक मटेरियल अनबाइंडेड फॉर्म में डेवलप करना इनिशिएट कर देता है, होता नहीं है, इनिशिएशन करता है। इनिशिएशन का मतलब अपना एक पहला कदम बढ़ाता है, ठीक है। दैट इज द सिंथेसिस फेज। अब जब बच्चा शुरू में चलता है तो जल्दी थक जाता है ना, जो जल्दी थक जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा तो थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद फिर से चलियो दौड़ियो। सिमिलरली G2 फेज क्या है? दैट इज द गैप 2। यहां पर सेल फिर से आराम करता है, उसने थोड़ा सा इनिशिएशन प्रोसेस लिया, जेनेटिक मटेरियल जो अंदर उसके डीएनए पड़ा है, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में हमें नहीं पता, हमें पता है अनबाइंडेड फॉर्म में है, और फर्दर आगे किस तरह से डेवलप होगा अभी तक अपने दिमाग से अभी सोचना बंद कर दीजिए कि अभी आगे क्या होगा, नो। बस उसके बाद सिंथेसिस इनिशिएट करने के बाद फिर से वो आराम कर रहा है। आराम करने का मतलब क्या है कि वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को कलेक्शन कर रहा है और रेडी कर रहा है अपने आप को दोबारा से चलने के लिए। चलने के मीन्स इन द सेंस दोबारा से डिवीजन प्रोसेस को अकर के लिए वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इंटरफेस जो है, ये जो G0 G1, वैसे तो 3 स्टेप ही आते हैं, G1, S और G2। G0 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आपकी नॉलेज के लिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सेल कहीं बिल्कुल लिमिटेड है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो माइटोसिस का जो फर्स्ट जो स्टेप है वो यहां पर फिनिश होता है। इंटरफेस आपको पता होना चाहिए। इंटरफेस में 3 कैटेगरी आ गई हैं, G1, S और G2। G1 गैप 1 पहला रेस्ट कर रहा है, S1 सिंथेसिस इनिशिएट कर रहा है, दोबारा से इनिशिएट करने के बाद फिर से न्यूट्रिएंट कलेक्शन के लिए दोबारा से गैप पोजीशन में आ गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया, ठीक है। सेल प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं एम फेज की, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, ठीक है।
एम फेज क्या है? एम फेज का मतलब ही क्या कहते हैं इसे? माइटोसिस फेज है। क्या फेज है ये? माइटोसिस, जहां पर एक्चुअल में माइटोसिस हो रही है। अब ये माइटोसिस भी ना दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ठीक है, दो कैटेगरी में। पहली है कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या है कि जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब मैं यहां पर काइनेसिस वर्ड नहीं लिखूंगा, सिर्फ कैरियो और साइटो वर्ड लिख रहा हूं। उसका रीजन है अभी मैं बता रहा हूं आपको, आपके समझने के लिए। कैरियो, साइटो, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। कैरियो का मतलब क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस तक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियस की। कि एक ही सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। किस पार्ट्स में हो गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब यहां तक तो हो गया, लेकिन पार्ट किसकी हम बात कर रहे हैं? सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो साइटो का मतलब क्या है? कि वहां जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो लास्ट स्टेज रहेगी, दैट इज द साइटो। साइटो का मतलब है यहां पर सेल न्यू फॉर्म हो गया, यानी डॉटर सेल आ गए हैं, ठीक है। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन एक तरह का, ठीक है। वो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ ये दो वर्ड इसलिए मैंने लिखा बिकॉज यहां से आपको रिमेंबर करना इजी हो जाएगा। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस तक डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बट वो अलग अलग पार्ट में नहीं आया है इस तरह से, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, फिर जब ये वाला पार्ट यहां से डिवाइड होता है, इसका एक अलग बनेगा, इसका एक अलग बनेगा, ठीक है। तो ये साइटोकाइनेसिस आपको पता होना चाहिए। ये साइटोकाइनेसिस क्या है और कैरियोकाइनेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस या एम फेज में हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की, हम डिस्कशन करेंगे। अब कैरियोकाइनेसिस के लिए भी हम कुछ एक स्टेजेस को हम यहां पे स्टडी करेंगे, दैट इज द माइटोसिस के जो। अब यहां से माइटोसिस इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन माइटोसिस, तो आप एम फेज थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके, एक एक वन लाइनर में, टू लाइनर में आप देके, तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके डिवीजन पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो कम मार्क्स में है, तो ज्यादा मार्क्स में तो आपको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि कहां से इनिशिएट हो रहा है और कितने पार्ट्स हैं, डिवीजन क्या है। उन सभी डिटेल को डिस्कस करने के बाद कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बताना पड़ेगा। उसके बाद आप इस स्टेज पर आएंगे, ठीक है। अगर कम मार्क्स में है तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। एम फेज का यानी माइटोसिस में सबसे पहला आता है फ्रेंड्स, दैट इज द प्रोफेज। क्या आता है? प्रोफेज। दूसरा आता है मेटाफेज। थर्ड आएगा एनाफेज, एंड फोर्थ आता है टीलोफेज। नोट कर लीजिए, पहला आता है प्रोफेज, दूसरा आता है मेटाफेज, तीसरा आएगा एनाफेज, और फोर्थ आएगा टीलोफेज। अब सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज को। प्रोफेज क्या है? प्रोफेज को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो होता है स्टार्टिंग इनिशिएशन प्रोफेज, और दूसरा लेट प्रोफेज या प्री प्रोफेज कहते हैं, और लेट प्रोफेज कहते हैं। प्री की बात करते हैं जब हम पहले, प्री में क्या है कि जो सेल्स हैं वो बिल्कुल, अब यहां पर एक छोटा सा डायग्राम आपको बना देता हूं मैं अभी इन एनाफेज, टीलोफेज, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। अभी प्रोफेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो
ये कहां से, किस पार्ट से मैंने बात करनी शुरू करी है वो मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए एक सर्कुलर में एक डायग्राम बना देता हूं, यहां पर आपके बुक्स में भी अवेलेबल है। ये तो है G0, G1 सिंथेसिस, G2, ठीक है। G2 के पास यहां पर आ रहा है आपका एम फेज। एम फेज को फिर फर्दर हम बात करते हैं, एम फेज में भी प्रो फेज की बात कर रहे हैं, और प्रो में भी किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल प्री प्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एम फेज है, एम फेज का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द, अभी मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली G2 फेज से, जब सेल रेडी होके बिल्कुल पड़ा है, सेल रेडी है कि यस कि अब मैं आगे प्रोसेस के लिए, आगे अपने डिवीजन के लिए, प्रोसेस के लिए तैयार हूं, ठीक है। बट प्री कंडीशन में है, मींस जब कोई बच्चा चलता है तो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी उंगली पकड़कर हम पैर हल्का हल्का नीचे रखवाते हैं, एकदम से नहीं दौड़ाते, उसे हल्का हल्का रखवाते हैं ना। सिमिलरली जब वो पहला कदम रख रहा है जमीन पर, सिमिलरली डिवीजन को इनिशिएट कर रहा है स्टार्टिंग में, अनमाइंडेड विद जो उसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा है उसके साथ, तो दैट इज द प्री प्रोसेस। जब इस पार्ट को वो कवर अप कर लेता है, यस कि उसने एक कदम पैर सिर्फ जमीन पर रख लिए, चला नहीं है अभी तक, सिर्फ रखे हैं, सब उसको थोड़ी सी और एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा और इनिशिएट होता है, तो वो क्या करता है कि जो उसमें जेनेटिक मटेरियल है अनबाइंडेड कंडीशन में है, वो धीरे धीरे बाइंडेड कंडीशन में लीनियर फॉर्म में आने शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज द लेट प्रोफेज उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लेट प्रोफेज उसके कहते हैं कि यस कि अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे धीरे से अपने डिवीजन फॉर्म में, एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो आना शुरू हो गया है, ठीक है। दैट इज द लेट प्रोफेज। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब क्या है कि जो सेंट्रियोल की जब हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था ना कि एक ये न्यूक्लियस है, अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ गया है इस तरह से, ठीक है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी ना डबलिंग फॉर्म में आएगा, मतलब इस तरह से। मेरे पास डिफर कलर का चौक नहीं है, नहीं तो आपको मैं वहां से समझाता आपको, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो इसके, ये तो होती है सेल वॉल, ठीक है, ये होती है इसकी न्यूक्लियर वॉल, ठीक है। ये धीरे धीरे से खत्म होना शुरू हो जाती है, क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है, न्यूट्रल होना शुरू हो जाती है। और जो ये सेंट्रियोल, जो इसको मैंने आपको बताया था कि जो यहां पर किस फॉर्म में है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो जो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको एक सेंटर में ले आएंगे। किस में ले आएंगे, सेंटर में ले आएंगे, ठीक है,
सेंटर में लाने का मतलब क्या है कि बिल्कुल हाँ भी यहां पर आया और इस पार्ट को बिल्कुल ये सेंटर मान के चलिए कि बिल्कुल सेंटर में ले आए। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नाम से क्लियर है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर वॉल है उसको ब्रेक करके, ब्रेक होती रहती धीरे धीरे, जब वो मेटाफेज में जाता है तो उसको सेंटर में ले आता है। ठीक है, तो दैट इज मेटाफेज। तो एक क्वेश्चन आप यहां पर एक और अराइज होता है, कभी भी आपको इस स्टडी करनी हो, किस चीज की, सेल्स की स्टडी करनी हो अंडर माइक्रोस्कोप या अंडर स्पेसिफिक किसी अच्छी लैब में, तो मेटाफेज सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है किसी सेल के डिवीजन को स्टडी करने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है, दैट इज द एनाफेज। अब जो सेल है, जो उसके अंदर जो क्रोमैटिन पड़ा है, जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, उसको जो आउटर न्यूक्लियर वाले बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गई। ठीक है, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस क्या चला गया है, सेंट्रियोल क्या था, बिल्कुल खत्म हो गया। सेंट्रियोल किस कहां चला गया, पोल्स पर चला गया। पोल्स से जब चला जाता है तो वो क्या करता है, मान के चलिए ऐसा ये न्यूक्लियर वाला है, स्पेंडल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां पर थोड़ा सा मिक्स हो गया, आपको शायद समझ में आए या ना आए, कि यहां पर एक डीएनए पार्ट है, एक मान के चलिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो स्पेंडल है ये बिल्कुल इसके ऊपर, जहां से ये एक मान के चलिए एक मैं यहां से बनाता हूं, मान के चलिए ये सेंटर है, यहां पर अटैक करता है इसके सेंटर पर और इसको तोड़ता है। क्या करता है, अपनी तरफ तोड़ता है, खींचता है। नीचे वाला पार्ट नीचे खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा। अब मान के चलिए नीचे से भी स्पेंडल फाइबर लगेंगे, यहां पर नीचे वाला पार्ट नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर खींच रहा है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, एनाफेज में होगा। बट जो ये वाला पार्ट है सिमिलर, दो अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिन्स भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आएगी, दैट इज द टेलोफेज। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास आया, जब ये स्पेंडल फाइबर ने उसके सेंटर को अटैक किया, किसके, क्रोमैटिन के उस सेंटर पार्ट को अटैक किया, तो वो डिवाइड कर देता है। किसको, क्रोमैटिन को डिवाइड कर देता है। क्रोमैटिन को मतलब कि यहां पर एक ही सेल के अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जब ये डेवलप होता है धीरे धीरे से इसकी एक और वॉल आ जाती है। क्या आ जाती है, दोनों क्रोमैटिन पार्ट के ऊपर एक न्यूक्लियस, एक तरह का न्यूक्लियर वॉल आनी शुरू हो जाती है और फिर इस स्टेज में आ जाता है। ये देखिए ऐसे इस लाइक कुछ स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये मैंने थ्रेड बनाया है बिकॉज दैट इस फॉर्म में अवेलेबल है। सेंट्रियोल आ जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस आ जाता है, और जब ये डिवाइड होता है तो फर्दर एक सेल अलग, प्लस, वैसे प्लस आएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूं, दूसरा सेल आ जाता है विद न्यूक्लियस और विद सेंट्रियोल के साथ अलग आ जाता है। बट आप कंडीशन इज दैट यहां तक की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस। और जब कार्योकाइनेसिस से जब डिवाइड होता है विद द, और सेंट्रियोल और न्यूक्लियस अलग रहेगा विद द डिफरेंट क्रोमैटिन, और इंपॉर्टेंट थिंग कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे डॉटर सेल्स में।
आई रिपीट, अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी n इंडिविजुअल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो दिस इज द मेनली द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, कि हाँ भी ये सेल अपना इंडिविजुअल डिवाइड हो गया और फर्दर 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से आगे डिवाइड हो। जब ये सेल बन जाता है, इस सेल बनने के बाद दोबारा से फिर ये कहां चला जाता है, G0 से फिर G1 फेज में आ जाता है, G1 से फिर S में आएगा, फिर दोबारा से ये कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका था माइटोसिस, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर रहा हूं माइटोसिस को, जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। माइटोसिस है जो, माइटोसिस मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरफेस एंड एमफेस, ठीक है। इंटरफेस में हमने पढ़ा G0, वैसे G0 एक अलग टर्मिनोलॉजी है, मैं यहां पे लिख देता हूं। इंटरफेस में मेनली काउंट होता है G1 S G2, गैप 1 सिंथेसिस फेज और गैप 2 G0 जहां पर सेल ना बढ़ता है घटता है। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है नर्व सेल, बस नर्व सेल से आप याद रखिएगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्दर, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में हमने पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में भी 2 कैटेगरी हमने पढ़ी, प्री एंड लेट। वैसे इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, फिलहाल अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। यहां पर क्या होता है, सेल डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका माइटोसिस का। तो इसके सिग्निफिकेंसेस भी हैं कि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स डेवलप होते हैं, जल्दी होती है, लेकिन कई सेल्स में क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेरी भी करती है। कईयों में 24 घंटे में ही हो जाती है ह्यूमन बींग्स में, तो कईयों में 90-90 दिन भी लग जाते हैं। तो ये डिफर हर सेल के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक माइटोसिस साइकिल, अपना एक माइटोसिस टाइम पीरियड होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका सेल डिवीजन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है दैट इज द माइटोसिस यहीं पर फिनिश होता है। अब माइटोसिस फिनिश हो गया है और फर्दर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेयोसिस, ठीक है। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9th 10th +1 एंड +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप यहां पर जाकर आप देख सकते हैं और NCERT बेस्ड टोटल सिलेबस है और अपनी नॉलेज को, अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। और +2 वालों के लिए स्पेशल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके लिए अभी एग्जाम आपका आने वाला है, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन है, तो आप जो भी आपके पेंडिंग एग्जामिनेशन है उनसे रिलेटेड अगर वीडियो अवेलेबल है वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का, तो आप वहां से आप देखिए और प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। एग्रेसिवली करिए, डे नाइट बैठ के पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।